गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 229। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और स्टेट के पीसीएस की जीएस के लिए में इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जल संसाधन। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनेंगे वो बनाएंगे। तो पहला प्रश्न जो है इस टॉपिक से वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। जल एक चक्रीय संसाधन है। पृथ्वी पर मानव तथा अन्य जीवों के उपयोग के लिए अलवणीय जल की मात्रा केवल 3% ही है, यानी जो पीने वाला जल है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी में वार्षिक जल का जो प्रवाह का उपयोग गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या जल एक चक्रीय संसाधन है? बिल्कुल है। अलवणीय जल पृथ्वी पर केवल 3% ही है। ठीक है, वैसे तो धरातल का 71% भाग जल से आच्छादित है, लेकिन जो अलवणीय जल वो केवल 3% ही है। तीसरा वाला भी सही है। तीनों के तीनों कथन यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर है डी। तो जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा भी करेक्ट है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल जल से आच्छादित है, पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% ही है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पर बांध बनाकर वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग सिंचाई और विद्युत उत्पादन आदि के काम में लाया जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों में संरचना के अभाव के कारण अभी भी जल प्रवाह का अधिक उपयोग संभव नहीं हो सका है। तो तीसरा वाला भी सही है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं ये नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। दूसरा प्रश्न है, भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सर्वाधिक उपयोग जो करते हैं भूमिगत जल का, ग्राउंड वाटर का, वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ए है इसका आंसर। तो भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। और मध्यम दर से भूमिगत जल का उपयोग करने वाले राज्य पूछ ले तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। और भूमिगत जल का कम उपयोग करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। ठीक है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, भारत में जो वर्षा है वो पूरब से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। ठीक है, और जो मॉनसून है वो इस तरह से ट्रेवल करता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन सबसे कम है? सर्वाधिक तो गंगा नदी का है, सबसे कम पूछ रहा है स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत में स्वर्ण रेखा नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग 1.82 घन किलोमीटर है, जो सभी नदी बेसिन में सबसे कम है। गंगा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन सर्वाधिक है 170 घन किलोमीटर, और देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन लगभग है 432 घन किलोमीटर। अन्य नदी बेसिन जैसे कि तापी नदी का 8.27 घन किलोमीटर तथा चंबल और उसकी सहायक नदियों का 7.19 घन किलोमीटर पुनः पूर्ति योग्य जल संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र में। भारत में धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग होता है कृषि में। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री की बात करें तो सतह जल या धरातलीय जल का 2% और भौम जल का 5% उपयोग होता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का 9% और भौम जल का 3%। हालांकि भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में भी जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। संभावना क्या बढ़ी गया वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। धरातलीय जल संसाधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियां, झीलें, तलैया और तालाब हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह का 1/3 धरातलीय जल का ही उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो धरातलीय जल के मुख्य स्रोत नदियां हो गई, झीलें हो गई, तलैया हो गए, तालाब हो गए। देश में कुल नदियों तथा उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह
69 घन किलोमीटर है, मतलब होने का अनुमान है, किंतु स्थलाकृतिक जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का लगभग 690 घन किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जा सकता है, यानी 32%। तो दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग वर्षा आधारित है। महाराष्ट्र और राजस्थान में भूमिगत जल में फ्लोराइड के संकेंद्रण के बढ़ने का कारण भौम जल का अत्यधिक उपयोग है। देखिए ऊपर एक चार्ट बनाया था कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती होगी, यानी यहाँ पर वार्षिक वर्षा कम होगी। जब वर्षा ही कम है तो वर्षा आधारित क्यों होगा, वो तो दूसरा विकल्प ढूंढेगा। सिंचाई आधारित है, सिंचित है, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% सिंचाई आधारित है, सिंचित है। गलत है पहला स्टेटमेंट, बाकी दूसरा वाला सही है। गलत ही ढूंढना है, पहला गलत है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निबल बोए गए क्षेत्र का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है। हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सफल हुई, और यहाँ इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा होते हैं, और इन क्षेत्रों में सिंचाई के तंत्र अत्यधिक विकसित हैं। तो पहला वाला गलत है। वर्षा की कमी के कारण जल पूर्ति के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान में भौम जल संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचा हो गया है, तथा अधिक जल निकासी के परिणाम स्वरूप भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यमुना न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश में सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर यानी उत्तरकाशी उत्तराखंड से उद्गमित होती है। इस नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। आगरा, मथुरा, दिल्ली जैसे कई प्रमुख शहर इसके तट पर बसे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजधानी में लोग और उद्योग इस पवित्र नदी को क्षेपण क्षेत्र मानते हैं, यानी प्रोजेक्शन एरिया, ठीक है। गटर बना रखा है इस नदी का। अगर एक साल अच्छे से लॉकडाउन लग जाए इन सभी इस नदी के जितने भी तटवर्ती शहर हैं, तो ये नदी 80% तक शुद्ध हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, कई बार एग्जाम में पूछा है। हिंदी में निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है पूछ रहा है। कागज बायोडिग्रेडेबल है, भोजन एवं पादप अपशिष्ट बायोडिग्रेडेबल है, कास्ट एवं सेलुलोज बायोडिग्रेडेबल है, कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कीटनाशक हो गए, प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन बैग हो गए, डीडीटी, आर्सेनिक, पारा, सीसा, ये सभी के सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी जो सूक्ष्म जीवी हैं, जो बैक्टीरिया है, उनके द्वारा इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक क्या होते हैं? वे प्रदूषक जिन्हें समय के साथ प्रकृति में सरल और हानि रहित पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। ये विभाजन कौन करता है? कुछ बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा होती है क्रिया। घरेलू अपशिष्ट यानी कचरा हो गया, मूत्र हो गया, मल पदार्थ, सीवेज, कृषि अवशेष, कागज, लकड़ी, कपड़ा, मवेशियों का गोबर, जानवरों की हड्डियां, चमड़ा, ऊन, सब्जी सामग्री, ठीक है। जैसे प्याज के छिलके, आलू के छिलके, टमाटर के छिलके या सड़ी गली सब्जियां या पौधे, ये सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। अब आ जाइए गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल। वे प्रदूषक जिन्हें प्रकृति में सरल या हानि रहित पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि डीडीटी बहुत पूछा गया एग्जाम्स में, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, कीटनाशक, पारा, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम के डिब्बे, सिंथेटिक फाइबर, कांच की वस्तुएं, लोहे के उत्पाद और चांदी की पन्नी जैसी वस्तुएं, धातु की वस्तुएं, ये सभी गैर बायोडिग्रेडेबल हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। सब याद रखिएगा, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। डैश झीलों में पौधों और शैवाल की अतिवृद्धि की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण, सुपोषण, प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन। क्या आएगा यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में? यहाँ आ जाएगा यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में प्रश्न बने।
तो क्या है सुपोषण? यह पोषक लवणों द्वारा पानी का संवर्धन है जो पारिस्थितिकी तंत्र में संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनता है। ऐसे यौगिक जिनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक होते हैं सुपोषण यानी यूट्रिफिकेशन को संचालित करते हैं। ये तत्व आमतौर पर जहरीले नहीं होते हैं। देखिए जलीय जीवन पर इसका प्रभाव क्या है। इनका नदियों और मुहाने के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि, मछली प्रजातियों की कमी और पानी की गुणवत्ता में सामान्य गिरावट। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों में नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं। जब ये जल निकायों में बह जाते हैं तो पानी में नाइट्रेट या फॉस्फेट की वृद्धि से शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिससे पानी की सतह पर फूल बन जाते हैं। शैवाल जल स्रोत से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और जलीय जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसको सामान्य भाषा में समझा देता हूँ। देखिए यह है एक तालाब, यह है एक तालाब। अब इसमें जो है फॉस्फेट और नाइट्रोट जैसे जो उर्वरक हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है किसी तरह से। तो इसमें होगा क्या, जो शैवाल हैं उनकी वृद्धि होने लगेगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी कि एक तरह से गुच्छा सा बन जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं सुपोषण। अब ये शैवाल क्या करेंगे, जो जलीय ऑक्सीजन है इसको तीव्र गति से सोखेंगे। अब जल में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जो जलीय जंतु हैं उनके लिए तो ऑक्सीजन बचेगी नहीं, मछलियां मरने लगेंगी। फिर जल का प्रवाह भी तो रुक रहा है, इससे वाटर फ्लो भी तो रुक रहा है। तो इसी को बोलते हैं अलगल ब्लम भी बोलते हैं इसको, यूट्रोफिकेशन या सुपोषण की प्रक्रिया भी बोलती है। अगर आपने वैसे तो पढ़ा होगा स्कूल में, वरना अगर बीएससी करी होगी बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, आसानी है। अब एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां प्रश्न, नदियों में प्रदूषकों का संकेंद्रण ठंडी के समय अधिक होता है। और दूसरा है, भारत के नदी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रदूषित नदी क्षेत्र दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी है। इसके ऊपर तो प्रश्न था भी। भौमजल प्रदूषण का कारण भारी विषैली धातुओं फ्लोराइड और नाइट्रेट का संकेंद्रण है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है क्या? कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें चारों सही हो रहे हैं? हाँ है, डी है। डी भी है, 1 2 3 भी है, 2 3 4 भी है, 1 3 4 भी है। देखिए पहला यहाँ पर जो है वो गलत है। नदियों में प्रदूषण का संकेंद्रण गर्मी के समय अधिक होता है, क्योंकि गर्मी में वाटर फ्लो कम होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब सही पूछा है तो सही होगा 2 3 4 वाला ऑप्शन, यानी सी वाला ऑप्शन। तो नदियों में प्रदूषकों के संकेंद्रण ठंडी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के समय नदियों में जल का प्रवाह कम होता है। पहला गलत, बाकी सब सही है एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या कौन से अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? जल अधिनियम 1974, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977। ये सारे के सारे जल प्रदूषण से संबंधित है, सारे के सारे, तीनों के तीनों डी है इसका आंसर। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने या कम करने के लिए जल अधिनियम 1974 लाया गया, यानी जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण अधिनियम। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को, जिसमें जल प्रदूषण भी शामिल था, को नियंत्रित करने के संदर्भ में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 लाया गया, किंतु प्रभावपूर्ण से कार्यान्वित नहीं हो सका। जल उपकर अधिनियम 1977 को जल प्रदूषण को कम करने के लिए लाया गया था, किंतु सही रूप से कार्यान्वित नहीं हो पाने के कारण इससे लाभ नहीं मिल सका। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी योजनाएं भारत में लाई गई जो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो पाई, लोगों को उनका पता नहीं था, वो सफल नहीं हो पाई इसी चक्कर में। ठीक है, और आज भी यही है, भारत सरकार योजना तो निकालती है लोगों, लेकिन लोगों को पता नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग यानी रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग वाटर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग उद्योगों में करने से जल पर होने वाली लागत को कम किया जा सकता है। पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट भी, और ये तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, तो डी है इसका आंसर।
तो पुनः चक्र और पुनः उपयोग द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। किसी एक क्षेत्र में उपयोग होने वाले जल का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में करके अलवणीय जल की उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि नगरीय क्षेत्रों में घरेलू कार्यों में प्रयुक्त पानी का प्रयोग बागवानी के लिए करके इससे अच्छी गुणवत्ता वाले पीने के पानी की बचत की जा सकेगी। वर्तमान में पानी की पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है, यानी द यूटिलिटी ऑफ रेप्लेंसिव वाटर इज अ वाइड स्प्रेड। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हो गए, डी हो गया आंसर। लैगून तथा झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा। लैगून और झीलों से प्राप्त जल संसाधन का उपयोग केरल तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पीने के पानी के लिए किया जाता है। लैगून तथा झीलों के जल संसाधन का उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ किस्मों, निश्चित किस्मों, कोमा नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। देखिए, जितने भी भारत के तटीय राज्य हैं वो समुंदर से जुड़े हैं, तो पानी जो है वो लवणीय है वहाँ का। ठीक है, जितने भी काउंट करो गुजरात से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक। तो पीने के पानी में तो नहीं किया जाता क्योंकि लवणीय जल है। मछली पालन, चावल की खेती, नारियल की खेती इनमें किया जाता है। दूसरा वाला सही है, केवल पहला गलत है। तो भारत की समुद्र तटरेखा जो है वो विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है, यानी कटी फटी, और इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। इन जलाशयों में खारा जल है जिसका उपयोग मछली पालन, चावल की कुछ निश्चित किस्मों, कोमा नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। तो दूसरा वाला सही है। पहला वाला गलत है क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल में लैगून और झीलों का जल लवणीय होता है, अतः इस जल का उपयोग पीने में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस टॉपिक से निकलते हैं 13 प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इन सभी टेस्ट की आप अगर फुल टेस्ट PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है खासकर उन लोगों के लिए जो NCERT की किताबों को नहीं पढ़ते हैं और किसी भी स्टेट के PCS के लिए, UPSC सिविल सेवा के लिए भी।